हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पार्क एडुकोर पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहली जो मेरी क्लास हुई थी समास की, मैंने उसमें आपको क्या बताया था, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। भाई समास के मैंने आपको 6 पार्ट बताए थे। कितने भेद बताए थे समास के? 6, जिनमें से मैं 3 आपको करा चुका हूं। जो 3 पार्ट हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट करा चुका हूं, इस चीज को समझना। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैं आपको अव्ययी भाव समास करा चुका हूं। दूसरा जो है वो बहुब्रीहि समास। तीसरा कर्मधारय समास। तो ये 3 जो पार्ट है मैं करा चुका हूं। बाकी अब 3 पार्ट और बचे हैं जो आपके, वो कौन कौन से, इस चीज को समझ लेना। अगर मैं बात करता हूं तो द्विगु समास, दूसरा जो पार्ट है हमारा द्वंद्व समास, और जो थर्ड पार्ट है वो है तत्पुरुष समास। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व समास के बारे में और तत्पुरुष समास के बारे में। ये चीज क्लियर है? तो चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। हिंदी की क्लास में जो टॉपिक है हमारा वो है समास। तो समास का जो चौथा भेद होता है उसे कहते हैं द्विगु समास। अब समझना द्विगु समास होता कौन सा है। अगर द्विगु समास की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है ये चीज बच्चों? समझना, दोबारा बताता हूं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। और जो अंतिम पद है वो किसी समूह का बोध करा रहा हो, यानी कि किसी भी समास में 2 पद होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो होता है प्रथम पद या पहला पद, जो दूसरा होता है वो होता है उत्तर पद। ये चीज याद रखना, पहला या दूसरा या उत्तर पद। क्लियर हुई ये चीज? तो पहला जो पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाची, और जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा भाई? वो किसी समूह का बोध कराएगा। चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी भाई। जैसे मैं लिखता हूं यहां तिरंगा, मैंने लिखा है तिरंगा। अब इसका जो हम इसका विग्रह करेंगे वो क्या होगा? 3 रंगों का समूह। जो फर्स्ट पद ये है, ये फर्स्ट पद है, वो क्या कर रहा है भाई? संख्यावाची। क्या है? संख्यावाची। मैंने यही तो कहा था आपसे, मैंने बोला था आपको जहां पर पहला पद संख्यावाची और समस्त पद किसका? समूह का। दूसरा पद क्या हुआ भाई? यानी कि रंग का क्या है भाई? यानी कि समूह का बोध करा रहा है। क्लियर है? रंग जो है वो समूह का बोध करा रहे हैं, क्योंकि जो तिरंगा होता है उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें 3 ही रंग होते हैं। ये चीज क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल जैसे दूसरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेना इसी में। शताब्दी, पंचवटी, चौराहा,
अगर मैं और बात करूं भाई, त्रिभुवन त्रिभवन यानी कि नेक्स्ट है उसके बाद में सप्तऋषि, नेक्स्ट उसके बाद में सप्त सिंधु, तो जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पहला जो शब्द है वो सभी में क्या है, संख्यावाची। जैसे अगर मैं बात करूं तो 3 भवनों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, यानी कि हो क्या रहा है भाई, सभी के सभी में ये चीज याद रखना, फर्स्ट जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाची है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 5 वटों का समाहार या समूह, 4 रास्तों का समूह या समाहार। इसमें नवरात्रि भी आ सकती है, नवरात्रि यानी 9 रातों का समाहार या समूह। जिस भी समास में जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है और समस्त पद क्या हो जाता है, किसी समूह का बोध कराता है। तो जहां भी ऐसी कंडीशन होगी, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो और समस्त पद क्या बताए, किसी समूह के बारे में बताए, तो उस भाई वो कौन सा समास होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो आपको जो फर्स्ट समास है यानी कि कौन सा समास, द्विगु समास, वो आपका कंप्लीट में दोबारा बता देता हूं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद क्या हो, किसी समूह का बोध करा रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, शताब्दी, पंचवटी, चौराहा, त्रिभुवन, सप्तऋषि, सप्तसिंधी, सप्तऋषि, सप्तसिंधु, उसके बाद में भाई नवरात्रि, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी हो। तो आप ये चीज समझ के क्लियर होगा भाई। अब चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे समास के बारे में, यानी कि 5वें जो समास है। जो 5वां समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास कौन सा होता है, इस चीज को समझना भाई। पांचवें नंबर का समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता कौन सा, इस चीज को समझना। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में यानी कि प्रथम पद और दूसरा पद, प्रथम पद या उत्तर पद, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, और अगर इनका विग्रह किया जाए, और अगर इनका विग्रह किया जाए तो, और, तथा, या आदि शब्द आएंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों के भाई क्या हो, उनका जैसे ही उन दोनों शब्दों का विग्रह करेंगे तो उनमें कौन से शब्द आएंगे, या तो भाई विग्रह करने पर और आएगा, या तथा आएगा, या फिर या आएगा।
क्लियर हो ये चीज? एक चीज और इसमें याद रखना, जहां ये नोट करके बता रहा हूं भाई तुम्हें, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी और सबसे आसान डेफिनेशन है, इस चीज को याद रखना। जहां दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर है? जहां दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट हो यानी कि विपरीत हो, उसे कौन सा वो कहते हैं भाई? द्वंद्व समास। एक चीज और याद रखना हमेशा, इस समास में, द्वंद्व समास में किस चीज का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको योजक जो चिन्ह है वो अव्ययभाव समास में भी उसका प्रयोग करना बताया, लेकिन वहां दोनों शब्द कैसे हैं? एक जैसे, और यहां दोनों शब्द कैसे हैं? अलग अलग। क्लियर है ये चीज? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माता पिता। माता पिता में कौन सा समास है? अब यहां पे एक चीज देखना, माता पिता दोनों के बीच में क्या लग रखा है भाई? योजक चिन्ह लगा है। दोनों ही शब्द कैसे हैं? अपोजिट। अगर मैं इनका विग्रह करूं तो विग्रह क्या बनेगा? माता और पिता। मैंने यही तो बताया था अभी आपको, मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन में यही चीज बताई है कि जहां दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों का अगर विग्रह किया जाए तो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। क्लियर है ये चीज? अगर इनका विग्रह किया जाए तो और, एवं, सॉरी, और, तथा, या, ये शब्द आने चाहिए। यहां क्या आ रहा है? और आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए और समझना भाई, जैसे मैं तुम्हें और डेफिनेशन दूं, जैसे खरा खोटा, खरा या खोटा, खरा या खोटा। क्लियर है ये चीज? तो भाई आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। समझना इस चीज को, मैं दोबारा बता रहा हूं। जहां दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत कैसे? खरा खोटा, माता पिता। और एग्जाम्पल देता हूं भाई तुम्हें मैं, समझना इस चीज को, मैं यहां रब कर रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास में बस यही पहचान है। जो अव्ययभाव समास है उसमें तो जो दोनों पद हैं वो एक ही जैसे होते हैं, और जो द्वंद्व समास है उसमें जो दोनों पद हैं वो कैसे होते हैं भाई? वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो दिन रात, विग्रह बनेगा दिन और रात। जन्म मरण। विग्रह क्या होगा इसका? जन्म या मरण। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। चीज क्लियर हुई आपकी भाई? समझना इस चीज को। दिन रात, जन्म मरण, पाप पुण्य,
अगर मैं और एग्जांपल दे सकता हूं या आपको बताऊं, जैसे सुख दुख, गरीब अमीर, बहन भाई, छोटा बड़ा, क्लियर है ये चीज। तो इस चीज को दोबारा समझना, जहां दोनों पद क्या हो, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो, उन्हें क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो। जैसे धर्माधर्म, एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई, इस चीज को समझना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, धर्माधर्म समास में कौन सा समास है, सॉरी धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन उन्होंने क्या दे रखे थे, इस चीज को समझना। अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड जो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, थर्ड जो ऑप्शन है द्विगु समास, चौथा जो ऑप्शन है द्वंद्व समास। अब ये मत सोचना यहां धर्म है यहां भी धर्म है, दोनों शब्द एक जैसे हैं, बिल्कुल मत सोचना ये चीज भाई कि दोनों शब्द हैं वो एक जैसे। इसका विग्रह क्या बनेगा, डिपेंड होगा विग्रह पर। अगर आप ये करोगे, ये भी धर्म बना दिया आपने, धर्म धर्म, कभी कहने लोगों सर ये अव्ययभाव समास है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या होगा, इसका जो विग्रह होगा, धर्माधर्म का जो विग्रह बनेगा वो बनेगा धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। जब दोनों ही शब्द क्या हुए, देखो बीच में और भी आ रहा है, या फिर मैं लिख सकता हूं धर्म योजक चिन्ह अधर्म, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तब भी सही है। जहां पर और आ जाए या योजक चिन्ह, यानी कि जहां पर दोनों शब्द क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, हमेशा वो समास कौन सा कहलाएगा, वो समास कहलाएगा भाई द्वंद्व समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, द्वंद्व। क्लियर है ये चीज, चलो ठीक है। तो अब चलते हैं भाई आगे। अब जो लास्ट का समास बचा है, लास्ट भेद बचा है, वो बचा है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का सबसे बड़ा पार्ट है भाई, क्योंकि उसके खुद के अपने भेद हैं, इस वजह से, क्योंकि उसके भी पार्ट हैं। तो सबसे पहले समझना तत्पुरुष समास के बारे में, कि जो तत्पुरुष समास है वो होता कौन सा है, छठा समास यानी कि लास्ट समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है, इस चीज को समझना। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो, गौण हो, यानी कि छुपा हुआ हो। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो, गौण हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। या मैं इसकी एक और डेफिनेशन बताऊं आपको, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह करने पर विभक्तियों का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर है चीज, विभक्तियों का लोप हो जाए। विभक्तियां किस चीज की हैं, विभक्ति में कारकों की विभक्तियां होती हैं। क्लियर है चीज, तो इस चीज को समझना, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो, गौण हो। पहला पद गौण, जो गौण का अर्थ होता है वो होता है छिपा हुआ। गौण का अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ। क्लियर है ये चीज।
या मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, नोट करके लिखा रहा हूं भाई, ध्यान देना इस चीज पे, क्योंकि जिस चीज कभी भी जब नोट की बात आ जाए समझ लेना वो उस टॉपिक का सबसे, या जो भी चीज वो पढ़ा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसकी नोट करने वाली बात क्या है, इसमें नोट करने वाली जो बात है वो है कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक विभक्तियां तत्पुरुष समास के भेद होती हैं या भेद कहलाती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदी में कारक जो होते हैं, हिंदी में जो कारक होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। मैंने आपसे कहा है नोट करके, कर्ता, वे, संबोधन, कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक विभक्तियां तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अगर मैं इसमें से 8 में से 2 को छोड़ देता हूं तो बचे कितने भाई? बाकी के बचे 6। तो जो 6 बचे हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी तत्पुरुष समास के भेद कहलाते हैं। समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां राजमहल, विग्रह क्या होगा? राजा का महल। जैसे देशभक्ति, विग्रह क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति। तो क्लियर हुई भाई ये चीज? समझना, इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूं। राजमहल या देशभक्ति, देखिए राजा का, ये होते हैं आपकी विभक्तियां, या इसमें के लिए। अब यहां पर जो एक के लिए आ रहा है, कार आए, ये क्या है? विभक्तियां होती है कारक में। अगर मैं बात करूं जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ठीक है, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो ये सारी चीज होती है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा, अभी टेबल में लिखवा दूंगा यहां। तो ये चीज समझने की कोशिश करना। दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद कौन सा हो गया? महल, भक्ति। क्लियर है ये चीज? तो ये जो पहला जो पद है वो क्या है, उस पर इतना फोर्स नहीं डल रहा है। जो पद पे जो सबसे ज्यादा होता है महल के लिए, भाई राजा का क्या होता है? महल होता है, और ये भक्ति की जाती है, यहां ज्यादा फोर्स है। इनसे भी पहले क्या है, जैसे हमने विग्रह किया, विग्रह करने में जो ये आते हैं भाई कारक चिन्ह आते हैं, उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप यानी कि गायब हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा था कि पहला पद गौण होता है। जैसे इनका लोप हुआ तो क्या बना? एक सेंटेंस बन गया, राजमहल, देशभक्ति। क्लियर हुई ये चीज? बाकी सारी चीजें आपको जब मैं इसके आपके पार्ट कराऊंगा उन चीजों में आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है भाई? मैं आगे बढ़ता हूं इसी में। तो तत्पुरुष समास का इनसे अलग एक पार्ट और दे रखा है। वो जो पार्ट होता है वो होता है नन तत्पुरुष समास। ये नन तत्पुरुष समास कौन सा होता है? मैं अब तत्पुरुष समास के भेद की बात कर रहा हूं, ये चीज समझना इस चीज को भाई। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रसंगों के आधार पर। प्रसंगों के आधार पर या विभक्तियों के आधार पर।
तो प्रसंगों या विभक्तियों के आधार पर जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इस चीज को समझना भाई। जो पहला पार्ट होता है, मैंने कहा था आपको कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ देना। कर्ता के बाद कौन सा कारक आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास। विभक्ति क्या होगी इसकी? को। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। से विभक्ति जो होगी या के द्वारा। थर्ड जो पार्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? के लिए या फिर वास्ते। चौथा जो है वो है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास की जो विभक्ति होगी वो क्या होती है भाई? से अलग। क्लियर है ये चीज आपकी? पांचवी में आपको यहां बता देता हूं, यानी कि इसका जो पांचवा पार्ट है वो कौन सा है यहां बता रहा हूं भाई मैं आपको। देखना, प्रसंग व विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 पार्ट होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, जिसकी कारक वो चिन्ह क्या होता है, विभक्ति क्या होती है? को। दूसरा कर्म तत्पुरुष समास, जिसका वो होता है विभक्तियां क्या होती है? से या के द्वारा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए या वास्ते। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति क्या होती है? से अलग। पांचवी जो पार्ट होता है इसका तत्पुरुष समास का भेद होता है वो होता है संबंध। संबंध में क्या होता है? का, के, की या रा, रे, री, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास के जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या? काके की या फिर रारे री। क्लियर है? उसके बाद जो छठा बचा वो कौन सा होता है? वो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी जो कारक विभक्तियां होती हैं वो क्या होती है? मैं, पर। इसकी कारक विभक्तियां क्या होती हैं? मैं, पर। क्लियर हुई ये चीज? तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं भाई। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इन्हीं से अलग, प्रसंगों से अलग तत्पुरुष समास का जो एक पार्ट और होता है वो होता है नन तत्पुरुष समास। कौन सा? नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास, ये जो इनसे अलग मैं बोल सकता हूं 7वां पार्ट या 7वां भेद किसका? तत्पुरुष समास का। क्लियर है ये चीज? तो ये भी किसका भेद होता है? तत्पुरुष समास का पार्ट होता है। तो समझने की कोशिश करना भाई। अगर मैं बात करूं, पहला जो पार्ट है तत्पुरुष का वो क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। सेकंड कर्म तत्पुरुष समास। थर्ड संप्रदान तत्पुरुष समास। फोर्थ अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। और छठा कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। जो ये नन तत्पुरुष समास होता है ये कौन सा होता है? क्लियर है? तो यहीं में आपको एक एक दो एग्जांपल इन्हें डिफाइन करते हैं भाई कि कौन सा समास में किस तरीके से कौन सा कारक चिन्ह हटता है, इस चीज को समझना।
सबसे पहले जो मैं बात करता हूं वो करता हूं नन तत्पुरुष समास की। समझना इस चीज को भाई, नन तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिस भी समास में नहीं का बोध हो, किसका? ने का बोध हो, उसे नन तत्पुरुष समास कहा जाता है। या अगर मैं बात करूं आपसे, जिन शब्दों की शुरुआत ऐसे हो, किससे हो? ऐसे, उसे क्या कहा जाता है? उसे नन तत्पुरुष समास कहा जाता है। ये याद रखना भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनपढ़, विग्रह क्या बना होगा भाई? बिना पढ़ा लिखा। या मैं बात करूं अगर इसके बाद, अनपढ़ के बाद, अधर्म, यानी कि जिसमें कोई धर्म ना हो, धर्म ना हो या फिर धर्म न हो। तीसरा अगर मैं बात करूं, अभाव, यानी कि जिसमें कोई भाव न हो। देखना, समझने की कोशिश करना भाई इस चीज को। अनपढ़, अधर्म, अभाव, तीनों ही जो शब्द हैं उनकी जो मीनिंग है वो क्या है? हमें नेगेटिव सेंस पैदा कर रहे हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है? हमें नकारात्मक वाक्य के बारे में बता रही है। जैसे अनपढ़, नेगेटिव सेंस है, बिना पढ़ा लिखा हुआ, उसी को अनपढ़ बोला जाता है। भाव कैसा आ रहा है? नहीं का। अधर्म, जिसके अंदर कोई धर्म की चीज ही ना हो भाई, जो कभी सच ना बोलता हो, असत्य हो सकता है। अभाव, जिसमें के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, यानी कि जहां पर क्या हो? नहीं का बोध हो। जहां पर क्या हो? नहीं का बोध, उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसे हमेशा नन तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो क्लियर है भाई ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तत्पुरुष समास का जो अगला पार्ट है वो है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास के बारे में समझना। कर्म तत्पुरुष समास। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास यानी कि जहां पर कर्म की मैंने आपको कार्यविभक्ति क्या बताई थी? को। जहां पर दूसरा पद प्रधान हो लेकिन उसमें से को विभक्ति ना हो या को विभक्ति लुप्त हो जाए, गौण हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्म तत्पुरुष समास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गगन चुंबी। गगन चुंबी, विग्रह क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। चूमने वाला, समझना। अब क्या रहा हो रहा? गगन को चूमने वाला,
विभक्ति क्या आ रही है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये हो गए दोनों पद, लेकिन जो विभक्ति है वो क्या है, को। विभक्ति क्या है, को। तो याद रखना जहां पर भी क्या हो जाए, विभक्ति को आए, तो समझ लेना वो कौन सा समास कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर है ये चीज, समझना इस चीज को, मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, जहां पर भी क्या हो, कारक विभक्तियों का लोप हो। जैसे दूसरा एग्जांपल समझ लेना, ग्रंथाकार, क्या होगा, ग्रंथ को रचने वाला। कारक भक्ति क्या आ रही है, को आ रही है, कारक भक्ति क्या आ रही है, को। तो कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास। यानी कि जिस भी समास में जो भी कारक भक्ति आएगी, समास यानी कि तत्पुरुष समास का वही भेद कहलाएगा। क्लियर हो ये चीज। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई। एग्जाम में आपसे कह दिया गगनचुंबी में कौन सा समास है, या तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे कि भाई अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, तो मैं राइट ऑप्शन कर देना तत्पुरुष समास। या कभी कभी क्या होता है कि तत्पुरुष समास के पार्टों को ही ऑप्शन में दे देते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। तो हमें फिर देखना किससे होगा कि जो ये शब्द है इसमें कौन सी कारक विभक्ति है। तो जहां पर इस तरीके से जो भी कारक विभक्ति होगी, आंसर क्या होगा, वही होगा। क्लियर है भाई ये चीज। तो कर्म तत्पुरुष समास क्लियर हुआ। जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा। यानी कि जहां पर क्या हो जाए भाई, जहां पर विभक्ति कौन सी गायब हो जाए, से या के द्वारा। क्लियर है ये चीज। जहां पर ये चीज क्लियर हो जाए, जहां पर विभक्तियां हो जाए भाई से या के द्वारा। जैसे शक्ति संपन्न, जैसे विग्रह क्या बनेगा, शक्ति से संपन्न। क्या आ रहा है, से आ रहा है, क्या आ रहा है, से। या शक्ति के द्वारा संपन्न, या फिर क्या होगा, शक्ति के द्वारा संपन्न। तो ये चीज याद रखना, जहां पर भी क्या हो, कारक विभक्ति, जहां पर ये कारक विभक्तियां होंगी वही कौन सा समास कहलाएगा भाई, कर्म तत्पुरुष समास। अगर से आ जाए या फिर के द्वारा आ जाए। क्लियर है ये चीज। उसी तरीके से हर किसी समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास के ही पार्टों में से क्या होगा भाई, कारक विभक्तियों के बारे में ही हमें जानना है बस, कि किस समास की जो कारक विभक्ति है वो कौन सी होती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। तीसरा जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। कारक विभक्ति क्या आएगी, के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देशभक्ति, विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति।
देश के लिए भक्ति। तो क्लियर है भाई, क्या आ रहा है समझना इस चीज को, के लिए। तो क्या आ रहा है, के लिए। तो जहां पर भी विग्रह पर करने पर के लिए आ जाए तो समझ लेना कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। जो आपके कारक विभक्तियां हैं ये आपकी हेल्प किस में करेंगी भाई, कारकों में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर कारक से भी क्वेश्चन बनते हैं इस वजह से। तो ये चीज याद रखना, कारक विभक्तियां याद रखना भाई। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास के भेद क्या कौन से होते हैं चीज समझना भाई, सॉरी भेद नहीं, कारक चिन्ह से अलग, यानी कि अलग होना। जैसे धनहीन, तो क्या हो गया भाई, धन से अलग। तो क्या हो गया, धन से अलग। तो ये याद रखना, जहां पर भी क्या हो, जहां पर भाई अलग होने की बात, दूर होने की बात है, तो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा अपादान तत्पुरुष समास। यानी कि इसके अंदर का जो कारक विभक्तियां वो आपकी बहुत जरूरी हैं आपको याद करने के लिए। तो मैंने आपके कौन कौन से करा दिया भाई, करण तत्पुरुष करा दिया, सॉरी कर्म तत्पुरुष करा दिया, करण करा दिया, अपादान और संप्रदान। अब बात आती है संबंध की। तो अब समझना संबंध तत्पुरुष समास के बारे में। जैसे संबंध तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की, या फिर रा, रे, री। ये याद रखना कारक विभक्तियां क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजमहल या राजपुत्र। विग्रह क्या होगा, विग्रह समझना, बस इसमें मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कौन से उसके अंदर कौन सी वो आती है, ये चीज समझना भाई। राजमहल, राजा का महल या राजा का पुत्र, दोनों में क्या आ रहा है, का आ रहा है, क्या आ रहा है, का। तो समझ लेना कौन सी भी वो कहलाएगा समास भाई, तत्पुरुष समास। क्लियर है ये चीज। आगे जो लास्ट बचा है आपका, लास्ट बचा आपका अधिकरण कारक। कौन सा बचा है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष समास। लास्ट समास है भाई ये। व्यक्ति क्या होती है, मैं या फिर पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल शरणागत, विग्रह क्या होगा, शरण में आगत। वो क्या हो रहा है भाई, व्यक्ति कौन से आ रही है, मैं। ये चीज याद रखना। तो बस आपको यही चीज याद रखनी है कि किस समास का जैसे आपने विग्रह किया तो विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति आ रही है। जैसे ही आपकी विभक्तियां क्लियर हो जाएंगी तो समझ लेना आपको तत्पुरुष समास में कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं जो जो चीज पढ़ाई है भाई। मैंने आपको
समास के 3 पार्ट पहली वाली वीडियो में बताए थे, जो 3 पार्ट यानी कि 3 भेद हैं वो अब बताए हैं। अब मैंने आपको द्वंद्व समास बताया है। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जहां विग्रह करने पर और, एवं, तथा ये 3 वर्ड आ जाए या दोनों शब्द क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। दूसरा समास कौन सा बताया था? मैंने आपको द्विगु समास बताया था, उसकी डेफिनेशन जहां पहला पद संख्यावाची हो। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको क्या बताया? तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया भाई जहां दूसरा पद प्रधान और पहला पद क्या हो, गौण। उसके बाद में तत्पुरुष समास के मैंने आपको क्या बताए थे? भेद बताए थे प्रसंगों के आधार पर। प्रसंगों के आधार पर 6 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास बताया था, उसके बाद करण तत्पुरुष समास। तीसरा पार्ट जो था वो मैंने आपको संप्रदान बताया था। चौथा पार्ट अपादान। पांचवा कौन सा बताया था? पांचवा आपको संबंध और छठा अधिकरण। उन्हीं सभी की मैंने आपको क्या बताई? मैं इन सबकी कारक विभक्तियां बताई हैं। उसके बाद जो लास्ट पार्ट था वो था नन तत्पुरुष समास, वो मैं आपको बता चुका हूं, जहां नए का भाव यानी कि नेगेटिव सेंस निकले। तो भाई इस टॉपिक से जितनी भी जुड़ी हुई आपको जानकारी थी वो सारी दे दी गई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड ग्रुप में, या आपके जितने भी करीबी हैं, रिश्तेदार हैं भाई, जो भी मतलब आपकी टेट के एग्जाम की, या फिर मैं बात करूं HSS यानी किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समास। अगर किसी बच्चे की कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो वो बच्चा कमेंट जरूर करे, क्लियर है? ताकि उसकी जो परेशानी है उसका भाई क्या करा जाए, उसकी परेशानी को सॉल्व किया जाए, समाधान किया जाए। तो ठीक है, अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आगे मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलो ठीक है भाई, सभी अपना ध्यान रखना और ठीक रहना।